हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने अपना क्या किया, पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। हमारा पहला चैप्टर था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किस बारे में था? इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स, यानी कि चार्ज एट रेस्ट। तो अभी तक इस फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या बात की थी? जब चार्ज रेस्ट पे था, और चार्ज जब रेस्ट पे था तो क्या था? चार्ज जो पास पास में रेस्ट पर हैं उनके बीच में क्या लगता था? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एक चार्ज है, उसकी वजह से उसके चारों तरफ क्या होता था? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होती थी, राइट। एक चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कैलकुलेट करते थे, एक चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कैलकुलेट करते थे। दो चार्जेस के सिस्टम के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते थे। फिर हमने बात की थी गाउसेस लॉ की, कि कहीं अगर कोई चार्ज सिस्टम है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, उस चार्ज सिस्टम की वजह से पासिंग फ्लक्स कितना होगा। तो सारी जो बातें हमने की थी वो क्या की थी? सिर्फ all the properties of a charge when it was at rest. ओके, अब हम आज नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, और हमारा चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। राइट, यानी कि अब मैं बात शुरू कर रहा हूं व्हेन चार्ज इज मूविंग, when charge is moving, राइट। अच्छा, अगर एक चार्ज मूव कर रहा है, अब ढंग से समझना मेरी बात को, अगर एक चार्ज मूव कर रहा है तो उसकी वजह से बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं, बहुत सारे फिनोमेनस प्रोड्यूस होते हैं। हम सारे की बात नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं जस्ट फ्लो ऑफ द चार्ज एंड करंट। जब चार्ज फ्लो होगा तो उसकी वजह से क्या फ्लो होगा? करंट, वायर में करंट फ्लो होगा, कंडक्टर में क्या फ्लो होगा? करंट फ्लो होगा। तो हम यहां पे बात कर रहे हैं करंट। सबसे पहली बात हमें यहां पे क्या करनी है? करंट, राइट। और करंट की डेफिनेशन आपने 10th क्लास में पढ़ी थी। क्या डेफिनेशन पढ़ी थी? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं द रेट ऑफ flow of charge is known as current। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इस बात को? करंट इज इक्वल्स टू टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर अपॉन टाइम टेकन। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर अपॉन टाइम टेकन, राइट। यहां पे डेल्टा, इसको, इसकी अगर यूनिट लिखना चाहूं, किसकी? करंट की, तो चार्ज को के लिए यूनिट क्या होती है? कूलम। और डेल्टा टी सब टाइम के लिए यूनिट क्या होती है? सेकंड। तो इसकी एक यूनिट तो मैं लिख सकता हूं क्या? कूलम पर सेकंड। और कूलम पर सेकंड को हमने नाम दिया है एम्पियर। 1 कूलम पर सेकंड, when 1 coulomb of charge flows through a conductor in 1 second, then 1 ampere current flows through it। क्या लिख रहा हूं? मैं बोल देता हूं, लिख देता हूं, when 1 coulomb of charge flows through a conductor in 1 second, then 1 ampere current flows through it। Is that okay? 1 ampere current मतलब 1 coulomb of charge is flowing in 1 second through a conductor, right? Okay। चलिए जी, हमने यूनिट के बारे में बात कर ली, पर मेनली किसी कंडक्टर से करंट फ्लो क्यों होता है? देखो सुनो, मैंने कहा दिस इज अ कंडक्टर, ठीक है? ओके, पहली बात तो ये कि कंडक्टर्स में ही करंट फ्लो होती है, इंसुलेटर्स में करंट फ्लो नहीं होती है, ठीक है? तो एक बात यहां पे शुरू होती है किसके बारे में? कंडक्टर
एंड इंसुलेटर्स, या इसको हम इंसुलेटर्स को क्या कहते हैं, नॉन कंडक्टर्स भी कहते हैं, राइट। ये बात हम लोग हालांकि फर्स्ट चैप्टर में हम लोग कर चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या बात की थी, कंडक्टर और इंसुलेटर की बात की थी। क्या डिफरेंस होता है, कंडक्टर के पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यस, एंड इंसुलेटर में देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यस। कंडक्टर्स में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनको ये होते क्या हैं, क्या होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, किसी मटेरियल के एटम्स के आउटर मोस्ट शेल के वो इलेक्ट्रॉन्स विच आर नॉट contributing in bonding. The outermost shell electrons of an atom of a material which do not contribute in bonding are known as free electrons, right? तो आउटरमोस्ट शेल के वो इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड नहीं बना रहे, इसका मतलब वो फ्री हैं। फ्री है मतलब वो कंडक्शन में, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, करंट के फ्लो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, राइट। तो पहली बात तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स, बात को समझो, मैंने क्या कहा, जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी एटम के, उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाने में काम आते हैं। जो बॉन्ड बनाने में काम आते हैं उनको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, राइट। वैलेंसी में काम आते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो बॉन्ड बनाने में काम आते हैं। और उस किसी भी एटम की आउटर मोस्ट शेल में कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बॉन्ड नहीं बना रहे हैं, वो कहलाते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इज दैट ओके? तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कंडक्शन में काम आते हैं, इसलिए उनको क्या कह रहे हैं, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। और जो बॉन्ड बनाने में काम आते हैं उनको क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। पर हमें अभी बात करनी कंडक्टिविटी की। और जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनको हम चार्ज कैरियर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, चार्ज कैरियर्स भी कहते हैं। चार्ज कैरियर्स मतलब चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला, राइट। और हम यहां पे कंडक्शन में क्या बात कर रहे हैं, करंट की। करंट की जो बात कर रहे हैं वो किस, करंट का मतलब क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो चार्ज के फ्लो होने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, इलेक्ट्रॉन्स रेस्पॉन्सिबल है। तो मैं क्या लिख रहा हूं, मैं एक बात और लिख देता हूं, ओनली इलेक्ट्रॉन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ चार्ज। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कह रहे हैं, चार्ज कैरियर। इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो चार्ज कैरियर नहीं होंगे, चार्ज कैरियर नहीं होंगे तो चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने वाला नहीं होगा। अगर चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने वाला नहीं होगा तो चार्ज फ्लो ही नहीं होगा। चार्ज फ्लो नहीं होगा तो क्या होगा, करंट फ्लो नहीं होगा। यस, और ये सब किस में हो रहा है, कंडक्टर्स में हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि कंडक्टर्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स यानी कि चार्ज कैरियर्स हैं। इंसुलेटर में नो conduction because there are no charge carriers, right। तो बाकी बात तो हमें करनी नहीं है। इज दैट क्लियर? ये बात सबको क्लियर है कि व्हाट इज करंट, करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। और ये चार्ज किस में फ्लो होता है, कंडक्टर्स में। कंडक्टर्स में चार्ज फ्लो किसकी वजह से होता है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक बात क्लियर है, ओके। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात जब करंट की आप करते हैं, आप बात कर रहे थे करंट की, करंट में आपने पहली इंपॉर्टेंट बात क्या कही, चार्ज कैरियर्स। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आप क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस आपने क्या सीखा था, दैट पॉजिटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, वेयर एज negative charge flows from lower potential to higher potential. That means charge can flow only if there is some potential difference. Yes, क्या बात कर रहे हैं हम,
अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो चार्ज फ्लो नहीं होगा, चार्ज फ्लो नहीं होगा इसका क्या मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं होंगे, चार्ज कैरियर्स फ्लो नहीं होंगे। इज दैट ओके? ओके। आपने क्या कहा कि करंट कब फ्लो होगी? जब चार्ज कैरियर्स होंगे, चार्ज कैरियर्स होंगे मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यस, ओके। तो एक इंपॉर्टेंट बात हुई यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहां पे क्या हुई? पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करने के लिए हम यहां पे क्या काम में लेते हैं? हम काम में लेते हैं बैटरी। ठीक है, आप इंसुलेटर पे बैटरी लगा दोगे तो करंट फ्लो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसके पास चार्ज कैरियर नहीं है। इसलिए पहली बात तो इंपॉर्टेंट कौन है? चार्ज कैरियर यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कौन है? कि कोई कंडक्टर है जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स यानी कि चार्ज कैरियर्स हैं बट पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो भी करंट फ्लो नहीं होगा। तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहां पर कौन है? बैटरी। और जब कभी हम किसी बैटरी के बारे में बात करते हैं, राइट, तो बैटरी की दो इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक कहलाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको जनरली हम लोग ईएमएफ लिखते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है यहां पर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। हम समझे इस बात को। मैंने यहां पे कनेक्ट की बैटरी, तो बैटरी का रोल क्या है? अच्छा देखो, दूसरी बात क्या है कि करंट फ्लो होती है कहां से? आपको जो 10th क्लास का पता है वो उस बारे में बात कर रहा हूं, बाकी बात मैं तो अपनी आगे करूंगा ही। क्या आपको आप क्या जानते हैं? करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल से करंट फ्लो होना शुरू होगी और लोअर पोटेंशियल तक जाएगी। यस, बट इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। यस, यानी कि एक बात इंपॉर्टेंट और है क्या? Current flows from higher potential to lower potential and electrons flow from lower potential to higher potential. That is, current flows opposite in opposite direction of flow of इलेक्ट्रॉन्स। करंट के फ्लो की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की डायरेक्शन के एग्जैक्टली अपोजिट होती है, राइट। पर करंट फ्लो होगा तब जब चार्ज फ्लो होगा, चार्ज फ्लो होगा तब जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे। यस, ओके। और इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कराने के लिए कौन काम में कर रहा है? बैटरी। तो इस बैटरी को मैं एक ऐसा इस कॉन्सेप्ट से समझें कि बैटरी क्या कर रही है? इलेक्ट्रॉन्स को इधर से उठाती है, इधर देती है, इधर से उठाती जा रही है, इधर देती जा रही है। यानी कि बैटरी यहां पे क्या कर रही है? इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराने के लिए कुछ एनर्जी दे रही है। या यूं कह ले कि बैटरी क्या कर रही है? इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराने के लिए कुछ वर्क कर रही है। यस, तो मैं यहां पे क्या कह रहा हूं? Battery gives energy or does some work for motion of electrons from negative terminal to positive terminal, right? तो मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कि नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की बात और मूव करेंगे, और उस वजह से करंट फ्लो होगा किस डायरेक्शन में? करंट फ्लो होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में, राइट। तो जब हम बैटरी की बात करते हैं तो यहां पे दो बातें इंपॉर्टेंट हैं। पहली इंपॉर्टेंट बात है ईएमएफ। ईएमएफ क्या बताया आपको? इलेक्ट्रो मोटिव
फोर्स। ईएमएफ क्या बताया मैंने आपको? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, राइट? सो व्हाट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स? Electromotive force is the work done by a battery or the energy given by a battery to move 1 coulomb of charge once in a closed circuit. पूरे सर्किट में 1 कूलम चार्ज को फ्लो होने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, या जितनी एनर्जी बैटरी ने गिवन है, या एनर्जी बैटरी ने जितना वर्क किया है, दैट इज नोन एज ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, राइट? ओके, दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको क्या बताई थी? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, राइट? एंड व्हाट इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस? ओके, बात को समझे हम। ये हमारा कंडक्टर था, ये यहां पर आपने एक बैटरी कनेक्ट की है, राइट? इस बैटरी ने एक 1 कूलम ऑफ चार्ज बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलकर इस कंडक्टर से होते हुए वापस नेगेटिव टर्मिनल तक 1 कूलम ऑफ चार्ज को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक फ्लो होने के लिए बैटरी ने जितनी एनर्जी दी या बैटरी ने जितना वर्क किया, दैट इज नोन एज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या डिफरेंस हुआ? जब ईएमएफ की बात कर रहे थे तो हम बात कर रहे थे वंस इन अ क्लोज सर्किट। वंस इन अ क्लोज सर्किट मींस पॉजिटिव से चले तो 1 कूलम चार्ज को पॉजिटिव से चल के वापस पॉजिटिव तक आने में जितना वर्क डन करना होगा, दैट इज नोन एज ईएमएफ। और पॉजिटिव टर्मिनल से 1 कूलम चार्ज को निकलकर नेगेटिव टर्मिनल तक पहुंचने में जितना वर्क डन है, जितना वर्क बैटरी ने किया है, या जितनी एनर्जी बैटरी ने गिवन है, दैट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैं क्या लिख रहा हूं? हाँ जी, द वर्क डन बाय बैटरी और एनर्जी गिवन बाय बैटरी टू मूव 1 कूलम ऑफ चार्ज वंस फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी थ्रू कंडक्टर। बोलिए, बात क्लियर है? तो आपको क्या क्या समझ में आया? ईएमएफ ऑफ द बैटरी एंड टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ द बैटरी, यानी कि बैटरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और जब आप बैटरी कनेक्ट करते हैं तो उस बैटरी के कनेक्ट करने की वजह से एक हायर पोटेंशियल पर और एक लोअर पोटेंशियल पर, कंडक्टर का एक एंड हायर पोटेंशियल पे होता है और एक एंड लोअर पोटेंशियल पे होता है। बोलिए, बात क्लियर है? ओके, बट व्हाट इफ what if conductor has no potential difference? No potential difference means no battery. अरे, इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, राइट? और वो एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए हम क्या काम में लेते हैं? बैटरी। तो जब बैटरी कनेक्ट करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए एनर्जी भी देती है और कंडक्टर के अक्रॉस कुछ पोटेंशियल डिफरेंस भी प्रोड्यूस करती है, बिकॉज बिना पोटेंशियल डिफरेंस के तो करंट फ्लो हो ही नहीं सकता। बट अगर पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं, यानी कि बैटरी आपने कनेक्ट की नहीं, तो क्या होगा? देखो, ये एक कंडक्टर है, दिस कंडक्टर इज हैविंग लॉट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट? ओके, तो आपने पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दिया तो क्या ये इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहे? नहीं। ईच ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ईच ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन, हम बात यहां पे जब भी मैं इलेक्ट्रॉन बोलूंगा उसका मतलब है सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन।
इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात यहां पे हो ही नहीं रही है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कौन होते हैं? जो बॉन्ड बनाने में काम आ रहे हैं। जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में काम आ रहा है वो दो अलग अलग एटम्स के अट्रैक्शन से बाउंडेड है, राइट? ओके, तो व्हेनेवर आई से इलेक्ट्रॉन दैट मींस द फ्री इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर, इज दैट ओके? ओके, नाउ लिसन। तो यहां पे जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी खुद का कुछ टेम्परेचर है, और टेम्परेचर की वजह से ईच इलेक्ट्रॉन पॉसेस सम थर्मल काइनेटिक एनर्जी, राइट? तो मैं क्या कहूंगा? ईच एटम, ईच इलेक्ट्रॉन विच इज नोन एज थर्मल काइनेटिक एनर्जी, राइट? कौन सी काइनेटिक एनर्जी? जो उसके टेम्परेचर की वजह से उसके पास, हर इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी है वो क्या कहलाएगी? थर्मल काइनेटिक एनर्जी। ओके, अब दूसरी बात, ईच इलेक्ट्रॉन बिहेव एज मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल। जैसे केटीजी में मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल होता है, वैसे ही करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक इलेक्ट्रॉन बिहेव करेगा, राइट? तो ईच ऑफ इलेक्ट्रॉन विल हैव सम थर्मल काइनेटिक एनर्जी। कितनी? उतनी ही काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की होगी जितनी एक मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी होती है। कितनी? 3/2 kT, where k is what? K is the Boltzmann constant. Boltzmann constant. और T क्या है यहां पर? T is the temperature, absolute temperature. राइट? तो हर एक इलेक्ट्रॉन के पास खुद की कुछ काइनेटिक एनर्जी है, और काइनेटिक एनर्जी है तो इसका मतलब ईच इलेक्ट्रॉन हैज सम स्पीड, और हर इलेक्ट्रॉन के पास कुछ स्पीड है, तो दैट मींस ईच इलेक्ट्रॉन इज मूविंग। यानी कि इस कंडक्टर का कुछ टेम्परेचर है, कंडक्टर का कुछ टेम्परेचर होने की वजह से उसके अंदर के सभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स का भी कुछ टेम्परेचर है, और टेम्परेचर की वजह से हर फ्री इलेक्ट्रॉन के पास कुछ थर्मल काइनेटिक एनर्जी है, और थर्मल काइनेटिक एनर्जी की वजह से हर इलेक्ट्रॉन की कुछ स्पीड है। दैट मींस हर इलेक्ट्रॉन इनसाइड अ कंडक्टर, ईच फ्री इलेक्ट्रॉन इनसाइड अ कंडक्टर इज मूविंग, राइट? अब मूव कैसे कर रहा है? एक इलेक्ट्रॉन यहां से चला, यहां से चला, यहां तक पहुंचा था, तब तक इसका किसी और एटम के साथ या किसी और फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ कॉलिजन हो गया। कॉलिजन होने की वजह से ये यहां पहुंचा, यहां फिर कॉलिजन हुआ, कॉलिजन की वजह से ये यहां पहुंचा, फिर कॉलिजन हुआ, यहां आ गया, फिर कॉलिजन हुआ, यहां आ गया, फिर कॉलिजन हुआ, यहां आ गया, और फिर कॉलिजन हुआ, यहां आ गया। दैट मींस ईच इलेक्ट्रॉन इनसाइड अ कंडक्टर, ईच फ्री इलेक्ट्रॉन इनसाइड अ कंडक्टर इज मूविंग रैंडमली इनसाइड द कंडक्टर, राइट? तो मैं क्या कह रहा हूं? हमने क्या कहा था? ईच इलेक्ट्रॉन इज मूविंग। सो मैं क्या कहूंगा? ईच इलेक्ट्रॉन इज मूविंग रैंडमली इनसाइड कंडक्टर। बोली बात क्लियर है? तो रैंडम मूव कर रहे हैं, और रैंडम मूव कोई भी करेगा तो क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन पहले इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, और करते करते वापस वहीं लौट आया। तो एक इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी क्या हो गई? 0। एवरेज वेलोसिटी ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन विल बी 0। इसके अलावा मैं दूसरी बात क्या कहूंगा? एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इज ऑल्सो 0, और एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इज 0 का मतलब क्या हो गया? कि सभी इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे हैं। नेट मोशन क्या हो गया? 0, और नेट मोशन 0 हो गया तो करंट भी क्या हो गई? 0। यानी कि जब तक आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं करेंगे तब तक कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक सर्टेन डायरेक्शन में मूव नहीं करेंगे। सर्टेन डायरेक्शन में मूव नहीं करेंगे तो करंट फ्लो नहीं होगा।
यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस सबसे ज्यादा जरूरी है। और पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करने के लिए क्या अप्लाई करते हैं? बैटरी। और बैटरी की बात करते हैं तो वहां पे दो इंपॉर्टेंट चीज थी, एक ईएमएफ और एक टीपीडी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, राइट? ओके। और एवरेज वेलोसिटी जीरो ए का क्या मतलब हुआ? मैं लिख रहा हूं एवरेज वेलोसिटी, जिसको हम v पे बार लगा के भी लिख सकते हैं, उसको क्या कहूंगा? सुनिए, u1 वेक्टर प्लस u2 वेक्टर प्लस u3 वेक्टर एंड सो ऑन अप टू un वेक्टर अपॉन n, एंड दैट इज इक्वल्स टू जीरो, एंड दैट इज इक्वल्स टू बिग जीरो। सर क्या डिफरेंस है जीरो और बिग जीरो में? बस कुल मिला के ये बात इंपॉर्टेंट है कि ये एवरेज वेलोसिटी क्या है? जीरो है, राइट? और एवरेज वेलोसिटी जीरो है, इसका मतलब so there is no current in the absence of potential difference। पोटेंशियल डिफरेंस के एब्सेंस में किसी तरह का कोई करंट फ्लो नहीं होगा। ये बात क्लियर है? ये जो लिखा मैंने u1 वेक्टर प्लस u2 वेक्टर प्लस u3 वेक्टर अप टू un वेक्टर, मतलब आप इसको ऐसे भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे उन सबकी एवरेज वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो, राइट? दूसरा क्या कह सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पहले इधर गया था, फिर इधर गया था, फिर इधर गया था। जब पहले इधर गया था तो वेलोसिटी क्या थी? u1 वेक्टर। फिर जब इस तरफ गया तो वेलोसिटी कितनी थी? u2 वेक्टर। इधर गया तो एवरेज वेलोसिटी क्या थी? u3 वेक्टर। और n कॉलिजन करके वापस यहीं पे लौट के आया तो लास्ट में वेलोसिटी कितनी थी? un वेक्टर। तो एक इलेक्ट्रॉन की सभी वेलोसिटीज का एवरेज भी क्या है? जीरो। कुल मिला के मुझे ये समझ में आया कि पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो भी करंट फ्लो नहीं होगी, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स यानी कि चार्ज कैरियर नहीं होंगे तो भी करंट फ्लो नहीं होगी। इज दैट ओके? यहां तक की बात क्लियर है? ओके। देखो जी, यहां एक इंपॉर्टेंट बात है, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर। इसमें एक इंपॉर्टेंट तो मुझे यहां पे बात सीखनी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एंड व्हाट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी is the average velocity of electrons with which they move from negative terminal of battery to positive terminal of battery within the conductor when potential difference is applied। देखो, ये इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉनों के पास कुछ तो वेलोसिटी पहले से थी, u वेलोसिटी थी, और ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल। तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ क्या प्रोड्यूस होगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। यस। तो इन इलेक्ट्रॉन्स पर क्या होगा? इन इलेक्ट्रॉन्स पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स प्रोड्यूस होगा, कितना? ई। या आप इसको लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में, लिखें तो कैसे लिख सकते हैं? पहले मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा था, एफ वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई वेक्टर। और फोर्स को क्या लिखते हैं आप? फोर्स वेक्टर को अभी तो हम लिख रहे हैं ई वेक्टर, फोर्स को लिखते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई वेक्टर। सो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई वेक्टर अपॉन एम। राइट? ओके। ये इन इलेक्ट्रॉन्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। यस। एक इलेक्ट्रॉन जिसके पास कुछ u1 वेलोसिटी थी, वो एक्सेलरेट हुआ, एक्सेलरेट होके मूव करने लगा, तभी तक दोबारा एक कॉलिजन हो गया, फिर वो एक्सेलरेट हुआ, फिर कॉलिजन हो गया, फिर एक्सेलरेट हुआ, फिर कॉलिजन हुआ। यस। यानी कि हर कॉलिजन के बाद ये वापस उसी डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेगा। तो कुल मिलाकर ये इलेक्ट्रॉन बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ इस कंडक्टर के लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करना शुरू करेंगे, और इनके मोशन की कुछ एवरेज वेलोसिटी होगी। उस एवरेज वेलोसिटी को क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इज दैट ओके? ओके, तो मैं लिख देता हूं
The average velocity of electrons with which they move from negative terminal of battery to positive terminal of battery through conductor is known as drift velocity of electrons. Is that okay? बात क्लियर है? Okay. मैं यहां पे निकालने वाला हूं एवरेज वेलोसिटी, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यस, इसके लिए आप ये समझो कि एक इलेक्ट्रॉन u1 वेलोसिटी थी, उसकी स्पीड थी, उसकी u1 वेलोसिटी थी, और वो a एक्सेलरेशन के साथ मूव किया और t1 टाइम तक मूव किया ही था कि उसकी कॉलिजन, उसकी वेलोसिटी v1 हुई, तब तक कॉलिजन हो गया, राइट। अब वो, उसके पास वेलोसिटी है u2, कॉलिजन के ठीक बाद में उसके पास वेलोसिटी है u2। वापस वो a एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, t2 टाइम तक मूव किया, तब तक फिर से इसने v2 वेलोसिटी अटेन की ही थी कि फिर से कॉलिजन हो गया। कॉलिजन के ठीक बाद में वापस इसकी वेलोसिटी है u3 वेक्टर। ये a एक्सेलरेशन से मूव किया t3 टाइम तक और इसकी वेलोसिटी हो गई कितनी, v3, फिर से कॉलिजन हो गया। तो इस तरह से कंटिन्यूअसली बहुत सारे कॉलिजन्स हो रहे हैं। फाइनली nth कॉलिजन के बाद इसकी, और nth कॉलिजन से ठीक पहले इसकी वेलोसिटी है vn वेक्टर, जिसको मैं लिख सकता हूं un वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू tn। यहां पे u1, u2, u3 और ये un जो है, ये कौन है, इनकी थर्मल काइनेटिक एनर्जी की वजह से वेलोसिटी। यस, मैं लिख देता हूं वेयर u1, u2, u3, un vectors are the velocities of electrons due to thermal kinetic energy, right? Okay. तो एवरेज वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए क्या लिखूंगा, v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर प्लस vn वेक्टर, v3 वेक्टर एंड सो ऑन अप टू vn वेक्टर बाय n। दिस इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यस, इसको कैलकुलेट कर रहे हैं हम, तो मैंने क्या लिखा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी कि एवरेज वेलोसिटी, v1 वेक्टर की वैल्यू पुट कर रहा हूं, u1 वेक्टर प्लस a t1 प्लस u2 वेक्टर प्लस a t2 प्लस u3 वेक्टर प्लस a t3 एंड सो ऑन। a कौन है, a एक्सेलरेशन है विच इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट, एंड सो ऑन अप टू un वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू tn अपॉन n। बोलिए, बात क्लियर है? तो यहां क्या आएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल्स टू u1 वेक्टर प्लस u2 वेक्टर प्लस u3 वेक्टर एंड सो ऑन अप टू un वेक्टर बाय n प्लस इनकी बात करें, a वेक्टर को कॉमन लिया, इसको सेकंड जो टर्म है उन सब में से a वेक्टर को कॉमन लिया, क्या आया, t1 प्लस t2 प्लस t3 एंड सो ऑन अप टू tn अपॉन n। बोलिए हाँ या ना? और ये क्या है, वेलोसिटीज ड्यू टू थर्मल काइनेटिक एनर्जी, जिसको हमने पहले ही सीखा था अभी थोड़ी देर पहले, u1 वेक्टर प्लस u2 वेक्टर प्लस u3 वेक्टर अप टू un vector upon n, the average velocity due to thermal kinetic energy is 0. Yes, okay. तो मेरे पास क्या, अच्छा इसको भी लिख देते हैं, इसको क्या लिख रहा हूं, t1 प्लस t2 प्लस t3 एंड सो ऑन अप टू tn अपॉन n। इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं किससे, टॉ से। एंड व्हाट इज टॉ हियर, टॉ इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम। एंड व्हाट इज द रिलैक्सेशन टाइम, द एवरेज टाइम बिटवीन टू successive collisions. Relaxation time means the average
time between two consecutive successive collisions. Is that okay? Okay. तो मेरे पास ये कितना आ गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल्स टू मेरे पास आ गया कितना, a वेक्टर इंटू टॉ. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. और a वेक्टर आपने पहले कैलकुलेट किया था, कितना था, माइनस ऑफ ई वेक्टर अपॉन m. ये इक्वेशन नंबर 2. तो आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला कितना आ गया, वो आ गया माइनस ऑफ ई वेक्टर इंटू टॉ अपॉन m. दिस इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विद इन द कंडक्टर. इज दैट क्लियर? एक बात. ओके. एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी. देखो जी, ये एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है. इसको आपने किसी कंडक्टर से कनेक्ट किया है, राइट? तो इस कंडक्टर में कैपिटल N फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं. इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, कैपिटल N, राइट? ओके. अब मैं कह रहा हूं, हमें क्या बात करनी है, किसकी, करंट की. और हम जानते हैं करंट क्या होता है, करंट को I से रिप्रेजेंट करते हैं. और ये क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि टोटल चार्ज फ्लोइंग अपॉन डेल्टा टी. यस और नो, बाय द डेफिनेशन, राइट? दूसरी इंपॉर्टेंट बात, देखो इलेक्ट्रॉन किस तरफ, किस डायरेक्शन में मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे इस डायरेक्शन में. ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, राइट? ओके. तो इलेक्ट्रॉन्स, जब मैं ये कह रहा हूं कि जब ये पहला पहला इलेक्ट्रॉन जो यहां पर है, वो इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच जाएगा. जब लेफ्ट हैंड साइड वाला लास्ट इलेक्ट्रॉन, या पहला कह लो उसको, पहला इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करते हुए यहां पहुंच जाएगा, तब तक इससे पहले के सारे इलेक्ट्रॉन्स इससे मूव कर जाएंगे ना. यस. तो मैं क्या कह रहा हूं, डेल्टा क्यू यहां पे क्या ले रहा हूं, टोटल चार्ज ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर. क्योंकि मैं क्या कह रहा हूं कि जो इलेक्ट्रॉन यहां पे था, वो इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए जब उस पूरे कंडक्टर को क्रॉस करके चला जाएगा, तब तक इसके सारे इलेक्ट्रॉन्स भी इस कंडक्टर से फ्लो हो चुके हैं. तो टोटल कितना चार्ज फ्लो हो चुका है, जितना इस कंडक्टर के पास टोटल चार्ज है, वो सारा चार्ज यहां से फ्लो हो चुका है. एम आई राइट? ओके. तो मैंने क्या कहा, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू कैपिटल N इंटू ई. कैपिटल N टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ई कौन, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन. इक्वेशन नंबर 2. कैपिटल N अपॉन V को लिखते हैं स्मॉल n से, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर. तो ये स्मॉल n कौन है, ये है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. इलेक्ट्रॉन n क्या है यहां पर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट ठीक है. तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, कैपिटल N को मैं कैपिटल N को लिख सकता हूं स्मॉल n इंटू कैपिटल V. स्मॉल n मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, कैपिटल V मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर. यस. ओके. तो मैंने इस कैपिटल N को लिखा स्मॉल n इंटू AL. AL कौन है, A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, L इज द लेंथ, यानी कि टोटल वॉल्यूम हो गया. यस और नो? ओके. अब हम बात यहां पे कर रहे हैं डेल्टा टी. देखो हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था करंट. तो मैंने यहां पे n की वैल्यू निकाली, तो टोटल चार्ज निकाल सकता हूं. टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू, आपके पास था NE, n की वैल्यू ये रही, तो डेल्टा क्यू इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा स्मॉल NaLe. इक्वेशन नंबर 4. ये टोटल प्रवाहित होने, फ्लो, टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर की वैल्यू आ गई आपके पास कितना, डेल्टा क्यू, राइट? ओके.
अब आपको निकालना है टाइम। टाइम कितना था जी? डेल्टा टी। और टाइम डेल्टा टी को आप कैसे लिखेंगे? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस और नो? सुनो जरा, मैं फिर से बोलता हूं। जब पहला इलेक्ट्रॉन जो यहां पर था वो इस पूरे कंडक्टर को क्रॉस करके यहां पहुंच गया, तब तक का ही तो समय निकला है या ना? तो मैंने यहां पे क्या लिखा? डेल्टा टी इक्वल्स टू डिस्टेंस। क्या लिखेंगे आप? डिस्टेंस लिखेंगे स्मॉल एल, इक्वल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर, अपॉन स्पीड को क्या लिखेंगे यहां पे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या लिखेंगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बताइए जी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्यों लिखेंगे? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के इक्वल ही है। इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी के इक्वल है, राइट? तो क्या लिखूंगा? डेल्टा टी इक्वल्स टू एल अपॉन, यस, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे लिखते थे? वीडी। ये आपके पास कोई इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन 4 और 5 से डेल्टा की और डेल्टा टी की वैल्यू लिखनी है। तो मैं क्या लिखूंगा? बाय इक्वेशन 1, 4 एंड 5 क्या लिखेंगे हम लिखेंगे I इक्वल्स टू, आपके पास क्या था मैं फिर से बता देता हूं, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी था। डेल्टा टू क्यू की वैल्यू लिखी आपने, ये रही, स्मॉल एन ए एल ई अपॉन डेल्टा टी एल अपॉन वी डी। तो टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर कितना आ गया आपके पास? देखो, एल से एक एल कैंसिल हो जाएगा, वी डी ऊपर चला जाएगा, तो स्मॉल एन ई ए वी डी। This is the relation between current and drift velocity। बोलिए, बात क्लियर है? यस। एक बात, अब आज की क्लास में इतना बहुत है। हम कल ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर हम आगे का टॉपिक की बात करेंगे, राइट? तो आप लोगों में से जिन लोगों ने अभी तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की सेकंड एक्सरसाइज को सॉल्व नहीं किया है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की सेकंड एक्सरसाइज को सॉल्व कर लें और मुझे डाउट भेज दें, राइट? मैं कल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के डाउट सॉल्व करके आपको भेज दूंगा और कल मैं जब डाउट बता दूंगा उसके बाद मैं कोई डाउट नहीं बताऊंगा, राइट? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की सेकंड एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस के ऑप्शन गलत दे रखे, वो मैं आपको बता दूंगा, मैसेज करके दूंगा कि कौन कौन से ऑप्शंस गलत हैं, राइट? ओके, टाटा बाय बाय, ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़ें, बढ़िया से मेहनत करें। ओके, बाय।